यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर पढ़ने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक में सेल्स में क्या अंतर है। जिस प्रकार मोबाइल जो है उसका वर्जन होता है, जैसे कि 3G और 5G में क्या अंतर है। तो 3G पहले आया था तो उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, मतलब ज़्यादा चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ ऐसी है, मतलब कैमरा अच्छा नहीं है, उसमें वीडियो कॉल का फीचर अच्छा नहीं है, बात जो वो नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा देर कोई चीज़ उपयोग नहीं कर सकते। और 5G में अलग अलग प्रकार की फ़ीचर्स है, उसमें इंटरनेट फ्री है। तो ये जो है इसमें कुछ कम थी और इसमें कुछ ज़्यादा है। उसी प्रकार सेल्स में भी जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये यूकैरियोटिक सेल्स है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये यूकैरियोटिक सेल्स है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले आया था और यूकैरियोटिक सेल्स बाद में आया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले आया और यूकैरियोटिक सेल्स बाद में आया। तो इसमें कुछ चीज़ इसमें कमी है और कुछ चीज़ उसमें ज़्यादा है। तो वही देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो जितना भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जो भी हम आँख से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी जीव जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। और जिसको भी हम देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के बना होते हैं। जैसे कि प्रोटिस्टा, मतलब फंजाई, फंगस जो होता है, कवक जो रोटी वोटी पे लग जाता है वो। अगर एनिमल्स में बात किया जाए, हम जानवर, पेड़ पौधा, कुत्ता बिलाई जो भी है वो सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। तो जो भी बाद में आए या जिसे हम देख सकते हैं, नॉर्मली भाषा में अभी हम फाइलम्स तो नहीं पढ़ा सकते हैं कि इसमें कौन सा कौन फाइलम होता है। अभी हम तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप बस इतना बात याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स उस सेल्स को कहते हैं जो सेल्स मतलब जिसे हम आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरी होती है। और जिसको हम आँख से देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। पहले जो आया था वो प्रोकैरियोटिक सेल्स आया था। सबसे पहले जो लिविंग थिंग्स जो धरती पर आया था वो प्रोकैरियोटिक था और बाद में यूकैरियोटिक हुआ। जैसे प्रकार पहले 2G या 3G आई, उसके बाद 5G आया। इसमें जो है कोशिका सेल वॉल जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। उसका जो सेल वॉल होता है, ये जो बाहर में जो एक, मान लीजिए ये सेल है, ये क्या है, सेल है। तो ये बाहर में जो सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये प्रोकैरियोटिक सेल से प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। वही यूकैरियोटिक सेल से प्लांट्स में जो होता है सेलुलोज की बनी होती है। एक बात इसमें याद रखना है, इसमें सेलुलोज, लेकिन ये एनिमल जितना भी जानवर होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल जानवर में नहीं पाया जाता है, जैसे कि हम में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इतना बात याद रखना है। तो सेल वॉल जो होता है ये एक बाहरी लेयर होती है जो किसी भी कोशिका को सुरक्षा वाल प्रदान करती है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। बैक्टीरिया रहता है कहीं से कहीं टहलते रहता है, उसको क्या पता कि आगे आग है या खाए है, कुछ नहीं पता रहता। तो भगवान ने उसको एक अलग से सुरक्षा के लिए सेल वॉल दिया है। उसी प्रकार पेड़ पौधा जो होता है उसमें जब हम किसी से बात करते रहते हैं और पेड़ को लात मारते रहते हैं, वो भाग नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता हमें कि हमें दर्द हो रहा है। इसीलिए भगवान ने उसे भी एक सेल वॉल सुरक्षा कवच के रूप में दिया है। लेकिन एनिमल्स जो होता है वो भाग सकता है, वो बच सकता है, उसको दर्द होता है, चिल्ला के बोल सकता है हमें दर्द हो रहा है, वो काट सकता है, तो उसको भगवान ने सेल वॉल नहीं दिया है। तो सेल वॉल जो है जितना भी इसके पास पाया जाता है और उसमें एनिमल्स के पास नहीं पाया जाता है, प्लांट्स के पास पाया जाता है। इसमें जो होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। जितना भी लिविंग थिंग्स होता है, जो भी लिविंग थिंग्स है सभी में सेल वॉल पाया जाएगा कि तो सेल मेम्ब्रेन सभी में पाया जाएगा कि तो कोशिका झिल्ली अगर नहीं रहेगी तो एक जो घेरा है, एक चीज़ बनाने के लिए, किसी को बनाने के लिए जो एक मेम्ब्रेन चाहिए वो ज़रूरी है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है जितना भी लिविंग थिंग्स है उसमें ज़रूरी पाया जाएगा। तो इसमें भी प्रेजेंट रहता है और इसमें भी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है कोशिका का दिमाग होता है। इस कोशिका का यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, ये जो होता है कोशिका का दिमाग होता है। यही इस कोशिका को नियंत्रित करता है। ये कोशिका को जितना भी काम कराने की ज़रूरी है, जो भी काम इसको करना है उस बात को नियंत्रित कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है कि ये क्या करेगा, इसके लिए क्या काम करना है, लाइसोसोम जो भी चीज़ में पाया जाता है वो कैसे कैसे फंक्शंस करेगा। जिस प्रकार आदमी को चलाने के लिए एक दिमाग की ज़रूरी होता है,
एक आदमी के चलाने के लिए एक दिमाग की ज़रूरत है, जो ये बताता है कि कब क्या करना है, कि कैसे कब खाना खाना है, कब बोलना है, कब ना बोलना है, कब पानी पीना है, कब कहाँ जाना है। इस सभी के लिए क्या है, दिमाग की ज़रूरत है। उसी प्रकार एक सेल्स को मतलब एक कोशिका को चलने के लिए, उसकी काम करने के लिए एक दिमाग की ज़रूरत होती है। और दिमाग यहाँ होता है, यहाँ नहीं, घुटना में नहीं। तो केंद्रक ये होता है, इसमें अब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिस प्रकार बॉडी जो है शरीर, इसमें एक कंकाल है। हमारे शरीर में अगर कंकाल न रहे, मतलब हड्डी न रहे, तो हम खड़ा नहीं हो सकते हैं। मतलब एक शरीर को खड़ा होने के लिए किस चीज़ की जरूरी पड़ता है, कंकाल की जरूरी पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से एक सेल जो है, मतलब कोशिका, वो सिकुड़ न जाए, ये कोशिका सिकुड़ न जाए। जिस प्रकार अगर बॉडी में हड्डी न रहे, तो ये बॉडी ना तो हमारा हाथ काम करेगा, ना हम खड़ा हो सकते हैं, ना चल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सिकुड़ न जाए, इसके लिए जो होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, और ये कंकाल की तरह काम करता है। जिस प्रकार बॉडी में कंकाल रहते हैं, उसी प्रकार ये कंकाल की तरह कार्य करता है। ये कंकाल की तरह कार्य करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित रहता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित रहता है। इसी पे जो होता है, मतलब कि एक पोर्शन जो होता है इसका जो होता है स्मूथ होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। मतलब एक मुलायम होता है, एक खुरदुरा होता है। एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। तो स्मूथ पर जो है, इसमें जो है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। इस पे लिपिड्स एक ही है, और उसी का एक पार्ट पे लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। और एक रफ जो होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम से। इस पे राइबोसोम पाया जाता है ऐसे ऐसे, कि जिसके कारण ये खुरदुरा रहता है। किसके कारण खुरदुरा रहता है, तो राइबोसोम के कारण खुरदुरा रहता है। इधर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसी कारण ये प्लेन रहता है। इधर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए ये खुरदुरा रहता है, और उसी पे प्रोटीन का निर्माण होता है। और जिधर खुरदुरा नहीं होता है, वो स्मूथ रहता है, उसमें लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। लिपिड्स जो होता है, वसा जो होता है, वसा बॉडी में फैट्स जो होता है उसको कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी को मिनरल्स जरूरी रहता है उसको कहते हैं। और प्रोटीन तो आप समझते ही हैं। इसमें जो होता है, इस पूरे सेल्स में एक लाइसोजोम होता है। लाइसोजोम जो होता है, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग जो होता है, ये अगर कोई चीज़ इसमें फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको मारने का जो काम करता है, ये लाइसोजोम करता है। ये लाइसोजोम करता है। जिस प्रकार अगर मान लीजिए इसमें कभी माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं किया, तो इसको हटा देगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया आना जरूरी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बूढ़ा हो गया, तो ये इसको मार देगा, और इसकी जगह दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। इसके अगर वैक्यूल्स इसका काम नहीं कर रहा है, तो वैक्यूल्स को मार देगा और नया वैक्यूल्स आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के काम करते हैं। अगर कहीं पर ये सेल के अलावा दूसरा सेल में भी अगर ये सेल डैमेज हो गया, तो इस सेल को मारने के लिए, पचाने के लिए, ये लाइसोजोम जो है इसको भी ख़त्म कर दिया। जिस प्रकार अगर हमको कभी कभी जो है कस के मारते हैं और हाथ में चोट लग जाता है और काला काला पड़ जाता है, तो देखते होंगे कि काला काला 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना में अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो कैसे ख़त्म होता है, तो ये लाइसोजोम ही जो होता है, वो जो सेल्स जो होता है, जो मर चुका होता है सेल्स, उसको ये ख़त्म करते, तो धीरे धीरे छिड़काव कर करके और उस सेल को ख़त्म कर देती है। समझिए, लाइसोजोम कहते हैं उसको, सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसका काम इतना ही रहता है कि बॉडी में कोई सेल्स में, कोशिका में अगर कोई चीज़ अच्छा से काम नहीं कर रही है, कभी कभी न्यूक्लियस से पगला जाता है, जो दिमाग जिसको कहते हैं वो भी पगला जाता है, वो काम नहीं करता है, तो पूरा सेल्स को ही वो ख़त्म कर देते हैं। वो खुद ही फट जाते हैं और उसके बाद पूरा सेल्स ख़त्म हो जाता है। और जब कोई छोटा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं काम करे, या कोई गोल्जी बॉडी ना काम करे, वैक्यूल्स ना काम करे, तो उसको मार देता है और उसकी जगह नया आ जाता है। तो लाइसोजोम का ये काम रहता है। उसके बाद वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स जो होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखने की काम करता है। मतलब पानी को सोख रखने का क्षमता किसके पास होता है, वैक्यूल्स के पास। तो वैक्यूल्स इसमें अनुपस्थित रहते हैं, इसमें भी वैक्यूल्स अनुपस्थित रहते हैं, और इसमें वैक्यूल्स उपस्थित रहते हैं, इसमें वैक्यूल्स उपस्थित रहते हैं। इसमें वैक्यूल्स जो होता है, वो एनिमल सेल्स में जो होता है छोटा होता है। आप ही बताइए, प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या आदमी को? तो ज़्यादा ज़रूरी प्लांट को है, मतलब पौधा को ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी से ज़्यादा पौधा पानी लेता है, तो इसीलिए उसका वैक्यूल्स बड़ा होता है। जिसको जितना बड़ा
जितना काम रहता है उतना बड़ा मशीन रहता है, तो पानी ज़्यादा सोखने का काम पौधा करता है। तो पौधा में जो होता है वो उसका मशीन वैक्यूल्स जो होता है बड़ा होता है, और आदमी में पानी की ज़रूरत कम होती है, तो आदमी में जो होता है इसका जो मशीन जो होता है वैक्यूल्स वो छोटा कम होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाद केंद्रिका विभाजन, सेल डिविजन्स। आप देखते होंगे कि हाथ अगर कट जाए कहीं से तो फिर कुछ दिनों बाद ये पुनः बन जाती है। जैसे कि आदमी है तो आदमी से दूसरा आदमी पैदा लेता है, या एक बैक्टीरिया से 10 बैक्टीरिया ले लेती है। जिस प्रकार आप दही जमाते हैं तो दही में जो है आप पहले मतलब थोड़ा सा दही में जूरन डालते हैं और उसी से पूरा दही अगले दिन हो जाता है, तो ये कैसे होती है? कुछ तो होता होगा ना। तो ये सेल डिवीजन होता है, मतलब एक से दूसरा कॉपी बनाकर और एक से ज़्यादा बनती है। तो ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये माइटोसिस के द्वारा होता है, मतलब इसमें कोई प्रकार का विभाजन नहीं होता है, खुद ही टूटकर बॉडी, मतलब ये सेल्स है, ये सेल है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया खुद को तोड़ लेगा, दो गो बैक्टीरिया बन जाएगा। एक बैक्टीरिया था ये तोड़ के 2 गो बन जाएगा, फिर ये 15-20 मिनट बाद फिर ये 2 बन जाएगा, फिर ये भी 2 बन जाएगा, ऐसे ऐसे चलती रहती है, इन लोग की चलती रहती है। लेकिन ऐसा एनिमल्स में तो नहीं, आप आदमी में नहीं देखते होंगे कि एक आदमी तोड़ लेता है आधा से और 2 आदमी बन जाता है, नहीं बन सकता है। कभी किसी गाय भैंसी में नहीं देखते होंगे कि एक गाय भैंसी टूट जाता होगा और दूसरा बन जाता हो, नहीं होता है। उसमें जो होता है माइटोसिस के द्वारा होता है। उसमें जो होता है वो फेज के द्वारा, वो जो फेज होते हैं 5 गो, इंटरफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसके द्वारा तहत गुजरना पड़ता है और उसके बाद बॉडी का संरचना होता है, इसीलिए इसमें समय लगती है। अगर हमारी हाथ कट जाती है या एक बच्चा को जन्म देने में अगर आदमी या जानवर या कोई भी हो तो उसमें समय लगता है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया 10 मिनट 15 मिनट में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 आज तक आदमी में नहीं होता ऐसा कि 15 मिनट में 2, 2 से 4, 2 से 6, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें समय लगती है। तो इसमें जो है माइटोसिस के द्वारा होता है। सोमैटिक सेल्स जो उतना ही पाया जाता है, सोमैटिक सेल्स वो माइटोसिस के द्वारा होता है। लेकिन ओवम और स्पर्म जो होता है ये खुद को ही आधा आधा कर देते हैं, मतलब कि 46 है और इधर भी 46 है। ये मान लीजिए फीमेल का है और ये मेल का है, ये फीमेल का है और ये मेल का है। तो इसमें से 46 नहीं चाहिए उसको, इसमें से 23 चाहिए और इसमें से 23 चाहिए। तो आधा आधा करने के लिए तो इसको जो है मियोसिस के थ्रू होता है और उसके बाद ये 46 हो जाती है, तो ये आधा आधा लेती है। लेकिन इसमें जो होता है और बाइली सेल्स जो होता है, मतलब हाथ उत कटना या पैर में जख्म हो जाना या लीवर्स बनना, मतलब जैसे लीवर बढ़ जाता है आप सुनते हैं, तो ये वहाँ क्या होता है माइटोसिस होता है। वहाँ क्या होता है माइटोसिस होता है। ब्रेन जो होता है उसमें न्यूरॉन सेल्स पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ माइटोसिस, वहाँ सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये डिवीज़न जो करता है सेल डिवीज़न वो सेंट्रोसोम करता है। प्लांट में ये सेल प्लेट करते हैं, लेकिन एनिमल्स में जो है ये सेंट्रोसोम करते हैं। तो सेंट्रोसोम जो होता है मतलब इसको विभाजन करते हैं। तो ये जो विभाजन होती है ये किस प्रकार होती है? तो ये जो विभाजन होती है ये माइटोसिस वाला, ये ब्रेन में नहीं होती। ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाई जाती है और जिसके कारण ये नहीं बढ़ती है। तो ये सुनते ब्रेन में अगर कभी चोट लगती है तो फिर वो ठीक नहीं होता है। अगर पागल हुआ तो मतलब जैसे कि पागल होता तो एक बार ही होता, तो दोबारा ठीक नहीं हो पाता। लेकिन किडनी है, तुरंत होता है, कटता है, तुरंत बन जाता है। आप गिरगिट का पूँछ देख सकते हैं, तोड़ दीजिए फिर से बन जाएगा। चूहा का पूँछ तोड़ दीजिए फिर से बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि मतलब ब्रेन में कभी चोट लग जाए भयानक? वैसे नॉर्मली चोट ऊपर वाला बर्दाश्त होता है, जब अंदर ही चोट लग जाती है तो गजनी तेरे नाम फिल्म भी बनी हुई है उस पर, तो उस प्रकार की घटना होती है। तो फिर दोबारा वापस नहीं हो पाता है, दोबारा वापस ठीक नहीं हो पाता है। तो ये किस में होता है? ये माइटोसिस के थ्रू और मियोसिस के थ्रू। बस 2 ही चीज़ में होता है, एक ओवम और एक स्पर्म जो होता है, इसमें जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। तो आप सेल डिवीज़न समझ गए। इसमें जो होता है राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम का काम क्या रहता है? राइबोसोम का बस इतना काम रहता है कि प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन को बनाना है। तो राइबोसोम जो होता है इसमें 70S पाया जाता है और इसमें 80S पाया जाता है। एस मतलब होता है कि सेल वर्ग यूनिट, इसमें छोटा होता है और ये बड़ा होता है, जिसमें इसे प्रोटीन की मात्रा कम जरूर खपत कम होती है तो इसमें 70S, और इसमें ज़्यादा खपत होती है तो इसमें 80S पाया जाता है। और ये जो राइबोसोम होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पे जो बता रहते हैं रफ फॉर प्रोटीन जो बनता है
ये राइबोसोम के कारण ही बनता है। ये राइबोसोम ही इस पे रहता है जिसके कारण ये खुरदुरा दिखता है और इसी कारण प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम किस पे रहता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहता है। ये कहाँ रहता है? तो इस पे रहता है। इतना बात समझ गया। अब आता है गोल्जी बॉडी। क्या आता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है अभी समझ लीजिए। गोल्जी बॉडी जो होता है ये जो है एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं तो यहाँ की एनर्जी तो ख़त्म हो रही होगी, यहाँ की एनर्जी तो ख़त्म हो रही होगी, तो सप्लाई कौन दे रहा होगा? कहीं ना कहीं से सप्लाई आती होगी, जिसके कारण हम नहीं थकते हैं। जिस प्रकार जो आदमी ज़्यादा अगर पढ़ रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ खपत होता है? ब्रेन के ऊपर। कोई अगर बॉडी बना रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ खत्म होता है? मांसपेशी में खर्च होता है। तो कभी ये तो कुछ देर बाद तो थकती होगी। तो ये जो है एक जगह से फिर एनर्जी जो ट्रांसफ़र उतना छोड़िए, पेट से जो होता है मतलब बॉडी में गया, वहाँ से खून से पहुँचा और उसके बाद सेल्स में पहुँचा। तो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल से मेरा हर अंग काम कर रहा है। अगर आप कहीं पर का एक बार अगर बांध दीजिए आँख से, अगर यहाँ से नस खून जाना बंद हो जाए तो ये जो है गोल्जी बॉडी के थ्रू जो प्रोटीन्स जो होती है ये जाना बंद हो जाता है और जिसके कारण देखिए कुछ दिन बाद हाँ शून्य हो जाती है, काम नहीं करने लगती है। तो ये क्या है? मतलब जहाँ ये एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी नहीं पहुँच रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, तो ये हाथ काम करना बंद कर देती है। तो ये किसके थ्रू होता है? ये गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या करता रहता है? ये एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। इसमें तो ये बहुत अथी वाला है, मतलब एडवांस फीचर नहीं है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। उसके बाद है केंद्रिका झिल्ली। इसमें जो है केंद्रिका झिल्ली मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आप बताइए, जिसके पास दिमाग होगा उसी पास ज्ञान होगा, जिसके पास नहीं होगा उसके पास नहीं होगा। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसके पास जब न्यूक्लियस पाया ही जाता नहीं जाता है, इसके पास न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाएगा, तो इसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की क्या ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं, इसके पास पाया जाता है। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिख दिया कि मतलब ये किस बैक्टीरिया में आता है। बैक्टीरिया जैसे भी जितना भी बैक्टीरिया आता है वो आता है। वायरस जैसे कि लैम्पी वायरस अभी गाय भैंसी में जो होता है वो गाय में ज़्यादा करके, खास करके गाय और भैंसी में ये फोका टाइप का ले लेता है। ब्लू ग्रीन एलगी, टोबैको मोज़ेक वायरस, आपने अभी दौर से कोरोना वायरस, ये सब क्या था? ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है हम आते हैं, जानवर जितना भी है, एनिमल्स आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई फंगस जो होता है जिसको कवक कहते हैं, एनिमल आता है मतलब जानवर, प्लांट पेड़ पौधा जितना भी चीज़ होता है जिसको हम देख सकते हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल्स में आता है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स समझ गए होंगे। जय हिंद।